प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनः एक बार ये पाठ पढ़ के द्वितीय प्रश्न पत्र इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजी के अंतर्गत नगरों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। हालांकि नगरों के प्रकारों के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि नगरों के प्रकारों के बारे में बात करें उससे पहले हमको नगर के बारे में बात करना पड़ेगा, नगर की उत्पत्ति और नगर के विकास के बारे में बात करना, क्योंकि यह जो विषय है इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजी, उसकी जो प्रथम इकाई है, उस प्रथम इकाई का जो प्रथम भाग है जो कि सोशियोलॉजी ऑफ अर्बन सोसाइटी है, उसके अंतर्गत हमको नगरीय समाज का अध्ययन करना है, नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करना है। तो हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि नगरीय समाजशास्त्र को समझने से पूर्व हमको नगरों को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाज का, नगरीय सामाजिक संबंधों का, नगरीय सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विषय है। इसलिए जब तक हम लोग नगर की उत्पत्ति, नगर के विकास, नगर के प्रकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम लोग नगरीय समाजशास्त्र को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम नगरीय समाज को समझें। नगरीय समाज को हम लोग तब समझ सकते हैं जब हम लोग नगर को समझें, और नगर को समझने के लिए हमको नगरों की उत्पत्ति और नगरों के विकास और नगरों के प्रकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नगर का अर्थ और नगर की परिभाषा की जहाँ तक बात है, हमने आपको अपनी तरफ से बताने का भरसक प्रयत्न किया है कि नगर, शहर या सिटी वे हैं जहाँ के अधिकांश लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। क्योंकि नगर को हम लोग गांव के संदर्भ में देखेंगे, गांव के संदर्भ में परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, तो गांव या विलेज वे हैं जहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि कार्य है, यानी कि जहाँ के अधिकांश लोग कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं, जहाँ की आय का मुख्य स्रोत कृषि है, उसको हम लोग गांव या विलेज कहते हैं। और नगर या शहर वे हैं जहाँ के लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, कृषि के अतिरिक्त जहाँ आय के अन्य गैर कृषि कार्य स्रोत होते हैं, जैसे उद्योग है, कल कारखाने हैं, या विभिन्न राजकीय और जो निजी सेक्टर की जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, वे नगरीय क्षेत्र के लोगों के आय का स्रोत हो सकते हैं। यानी कि जहाँ के लोग कृषि कार्य में संलग्न होंगे उनको हम लोग नगर या शहर कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताने की कोशिश की कि नगर वे है जहाँ पर बहुत अधिक हलचल होती है, जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ होती है, जनसंख्या का बहुत अधिक होता है, यातायात और संचार के साधनों का बोलबाला होता है, और जहाँ के लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, ऐसे समुदाय के ऐसे स्वरूप को हम लोग नगर या शहर कहते हैं। तो जब तक हम लोग इस नगर को या इस शहर को या इस सिटी को नहीं समझेंगे, हम लोग नगरीय समाजशास्त्र या नगरीय समाज को नहीं समझ सकते। तो उन्हें एक बार परिभाषित करें कि नगर से तात्पर्य है जहाँ पर बहुत अधिक भीड़भाड़ होती है, बहुत अधिक हलचल होती है, मनोरंजन के अनेक साधन होते हैं, या मनोरंजन साधनों के रूप में अनेक प्रकार की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं, जहाँ यातायात और संचार के साधनों का बोलबाला होता है, वहाँ जाल बिछा हुआ होता है, और जहाँ के लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित होने के कारण वहाँ पर अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं विद्यमान हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर उद्योगों के आसपास या शहरी की जो परिधि क्षेत्र है, वहाँ पर अनेक प्रकार की कच्ची बस्तियों, गंदी बस्तियों का विकास हो जाता है, जिसके परिणाम को अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं विद्यमान होती है, जैसे नशे की प्रवृत्ति है, अपराध है, बाल अपराध है, भिक्षावृत्ति है, या अनेक प्रकार के जो सामाजिक समस्याएं हैं नगरीय क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती है। तो नगरों की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ नगरों में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो जाती है, उनको हमने नगर या सिटी के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। नगरों के प्रकार और नगरों की उत्पत्ति की जहाँ तक बात है, किसी एक कारक के आधार पर हम लोग नगरों की उत्पत्ति और नगरों के विकास और नगर के प्रकारों को हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा कोई एक कारण नहीं है जिस एक कारण को लेकर जो है नगरों की उत्पत्ति होती है, नगरों का विकास होता है, या हम नगरों को अलग अलग भागों में विभाजित अनेक आधारों पर
हम लोग नगर को अनेक कारक है जिसके परिणाम स्वरूप नगर की उत्पत्ति हुई है, जैसे हमने कहा कि जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, ये ठीक है। साथ ही साथ जब उत्पादन उद्योगों के द्वारा होने लगा, धातु युग आया। हालांकि नगरों की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तब से नगरों की उत्पत्ति और नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। तो आज हम नगरों के प्रकारों के बारे में आपके साथ पुनः बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग नगरों के प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने विकास के आधार और प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों के अलग अलग भागों में विभाजन किया था। पहला जो नगरों का वर्गीकरण हमने देखा था, वो पहला नगरों का वर्गीकरण जो कि सोबर के द्वारा किया गया था। सोबर ने 3 प्रकार के विकास के आधार पर सोबर ने 3 प्रकार के नगरों का जिक्र किया था। एक तो पूर्व शिक्षित नगर, दूसरा पूर्व औद्योगिक नगर और तीसरा औद्योगिक नगर। ये उद्विकास के आधार पर सोबर ने 3 प्रकार के नगर होते थे। इसके आगे जाकर जो है बगल में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नगरों को 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो थे ऐतिहासिक नगर, दूसरा था मध्यकालीन नगर और तीसरे थे आधुनिक नगर। बगल में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 3 आधार पर ऐतिहासिक आधार पर 3 वर्गों में नगरों को वर्गीकृत किया है। एक तो ऐतिहासिक नगर, दूसरा मध्यकालीन नगर और तीसरा आधुनिक नगर। ऐतिहासिक नगर के बारे में हमने कहा था कि ये जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, ये ऐतिहासिक नगरों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था मध्यकालीन नगर, जिसे उन्होंने बताया कि जो दौलताबाद है वो दौलताबाद मध्यकालीन नगर की श्रेणी में आता है। और जो आधुनिक नगर उन्होंने बताया था, तो भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, ये आधुनिक नगर या मॉडर्न सिटी की श्रेणी है। बगल में इनको करने का प्रयास। अगला जो आधार है नगरों के वर्गीकरण का, वह आधार प्रकार्यात्मक आधार है। और प्रकार्यात्मक आधार पर एस रोहन ने अपने पुस्तक मॉडर्न सिटी में एस रोहन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न सिटी में प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। रोमन के अनुसार प्रकार्यात्मक आधार पर पहला जो नगरों का प्रकार है वह है संस्थाओं के प्रधान स्थान, यानी कि ऐसे नगर या ऐसे शहर जहां पर अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो कि संस्थाओं के प्रधान स्थल होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था कि व्यापारिक केंद्र जो कि व्यवसाय के या व्यापार के केंद्र होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक व्यापार होता है। जैसे हम कहें कि जो अनेक प्रकार के बंदरगाह आते रहते हैं वो जो है व्यापारिक केंद्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं, जहाँ पर बड़े व्यापक पैमाने पर व्यापार होता है। तीसरा उन्होंने बताया था औद्योगिक नगर, यानी कि ऐसे शहर या ऐसे नगर औद्योगिक केंद्र जहाँ पर उत्पादन, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित है, फैक्ट्री है, कल कारखाने और बड़े बृहद पैमाने पर उत्पादन उद्योगों के द्वारा होता है, वो औद्योगिक केंद्र। महानगरीय केंद्र जो कि बड़े शहर है, जिसको कहते हैं कि मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसका मतलब महानगरीय केंद्र की श्रेणी में होता है। एक बताया उन्होंने अवलंबित नगर, यानी कि इसमें किसी एक कारण के अनेक प्रकार के कारण होते हैं। तो प्रकार्यात्मक आधार पर एस रोमन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न सिटी में नगरों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला उन्होंने बताया कि संस्थाओं के प्रधान स्थल, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे स्थान, ऐसे नगरों की स्थापना संस्थाओं के आधार पर की गई है। जैसे हम कहने की बात करें, विशेषकर ऐसी धार्मिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे हम लोग भारतीय संदर्भ में बात करें तो मथुरा है, बनारस है, पुरी है, अयोध्या है आदि को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इन नगरों का धार्मिक आपके संदर्भ में देखा जाए तो अनेक प्रकार की संस्थाएं, चूंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ का मुख्य जो आचार तत्व धर्म है, ठीक है, और विशेष रूप से हिंदू धर्म प्रधान देश है। तो यहाँ पर जो संस्थाएं हैं वे संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं से बात करें कि जगन्नाथ है, पुरी है, मथुरा है, काशी है, वृंदावन है, अयोध्या है, ये इन धार्मिक संस्थाओं के कारण ये नगर या शहर जाने जाते हैं। तो इन दोनों संस्थाओं को प्रधान स्थल के रूप में मिले। दूसरा रोमन ने बताया व्यापारिक केंद्र या ऐसे नगर या ऐसे शहर जहाँ पर व्यापार का बोलबाला होता है। व्यापारिक केंद्र के अंतर्गत हम ये देखें कि ये इस प्रकार के केंद्र मध्य युग में विकसित ये नगर व्यावसायिक केंद्रों के रूप में अपनी पहचान होते हैं, ठीक है।
बात करते थे कि मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, ये जो व्यापार की दृष्टि से जिनका अपना एक महत्व है, जहाँ पर व्यापार की बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, बड़े पैमाने पर जो है आयात और निर्यात किया जाता है, इस प्रकार के नगरों को व्यापारिक केंद्रों की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रकार जो प्रकारात्मक आधार पर जो मॉडर्न सिटी में श्रोमण ने बताया वह औद्योगिक केंद्र या इंडस्ट्रियल सेंटर। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं उपनिवेश काल में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप इनका विकास हुआ, जहाँ कच्चे माल की उपलब्धि, यातायात के साधनों, मानव संसाधनों की उपलब्धता रही। वहीं पर ये नगर विकसित हुए, जैसे जमशेदपुर है और कानपुर। अगला जो प्रकार बताया है रोमन ने वह है महानगरीय केंद्र। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया है वह है महानगरीय केंद्र। महानगरीय केंद्र के अंतर्गत ये बताते हैं विभिन्न, जहां पर विभिन्न गतिविधियां जैसे व्यापार है, उद्योग है, शिक्षा तथा प्रशासन के केंद्र, ये नगर अपने आप में कई संस्कृतियों को समेटे हुए होते हैं। भारत में सभी राज्यों की राजधानियों को इस श्रेणी में रख सकते हैं। जो राजधानी है भारत के विभिन्न प्रांतों की, उन विभिन्न प्रांतों की राजधानी को हम महानगरीय केंद्रों की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला जो प्रकार रोमन ने बताया है वह अवलंबित नगर। अवलंबित नगर से तात्पर्य ऐसे नगर ऐतिहासिक कालखंड में सबसे बाद में उभरकर सामने आए। ये नगर अन्य नगरों व कस्बों पर आश्रित है। इसके अंतर्गत अवलंबित नगर का मतलब ये नगरों की विकास के क्रम में सबसे अंत में उभर कर आए हैं। यहाँ पर कोई विशेष उत्पादन के कोई केंद्र नहीं होते हैं, ना कोई व्यापार होता है, लेकिन जो पर्यटन की दृष्टि से ये केंद्र जाने जाते हैं, जहाँ पर श्रम का कोई उत्पादन नहीं है, ना कोई कारोबार है, ना कोई व्यवसाय है, ना कोई विशेष प्रकार की संस्थाओं के खंड में जाने जाते हैं, बल्कि जो पर्यटन स्थल है उस पर्यटन स्थल के कारण इन केंद्रों की जो है पहचान होती है। और ये केंद्र जो है दूसरे नगरों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि पर्यटन पर वहाँ पर कोई विशेष रूप से स्थायी रूप से रहने वाले लोग नहीं होते, पर्यटन के लिए इन केंद्रों पर जाते हैं। तो जो पर्यटन स्थल आदि है वो पर्यटन स्थल आदि को अवलंबित नगरों की श्रेणी में रोमन ने अपनी रूप से रखने का प्रयास किया। जैसे हम बात करें पर्यटन स्थल को इस श्रेणी में रखा जा सकता है, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, माउंट आबू है। तो ये रोमन का वर्गीकरण था जो कि उन्होंने अपने पुस्तक मॉडर्न सिटी में अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया। अगला जो नगरों के वर्गीकरण का जो आधार है वह है विशेषीकरण। विशेषीकरण के आधार पर एल.ए. हार्वर्ड और नोएल जिस्ट ने नगरों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया है। उन्होंने बताया कि एक ऐसे नगर जो उत्पादन के केंद्र है, ऐसे नगर जो व्यापार और वाणिज्य के केंद्र है, ऐसे नगर जहाँ पर ना तो कोई विशेष प्रकार का उत्पादन आदि नहीं बल्कि ये विभिन्न प्रांतों की राजधानियों के रूप में इनकी पहचान है और नए नगरों की श्रेणी में आती है। स्वास्थ्य और मनोरंजन के केंद्र है, जैसे कहें स्वास्थ्य दृष्टिकोण से गुजरात का जो अहमदाबाद जो शहर है वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं जो कि विश्व स्तरीय पहचान होते हैं, तो उसको हम लोग इस श्रेणी में रख सकते हैं। अनेक प्रकार के जहाँ पर मनोरंजन के स्थान होते हैं। नेक्स्ट सांस्कृतिक केंद्र और उससे आगे विभिन्न प्रकार के केंद्र। ये जो वर्गीकरण है यह वर्गीकरण हार्वर्ड एवं नोएल का वर्गीकरण है। तो विशेषीकरण के आधार पर इन्होंने अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण करने की कोशिश की है, जो कि इस प्रकार एल.ए. हार्वर्ड एवं नोएल ने विशेषीकरण के आधार पर 6 प्रकार के नगर बनाए हैं। पहला है उत्पादन के केंद्र। पहला गुण होता है उत्पादन के केंद्र। और उत्पादन के केंद्र के अंतर्गत इसमें दो प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है उत्पादन के केंद्र को। एक तो प्राथमिक उत्पादन के केंद्र और दूसरा द्वितीयक उत्पादन के केंद्र। इसके अंतर्गत वे नगर जहां उत्पादन गतिविधियों का बाहुल्य होता है, जैसे कानपुर में चमड़ा उद्योग, भिलाई में लोहे उद्योग आदि, इन्हें दो श्रेणी में विभाजित किया गया है, एक प्राथमिक उत्पादन के केंद्र और दूसरा द्वितीयक उत्पादन के केंद्र। प्राथमिक उत्पादन के केंद्र ऐसे केंद्र हैं जहां उद्योगों के लिए वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन किया जाता है। ऐसे नगरों में खनन, उद्योग,
तेल उद्योग, कोयला उद्योग जैसी चीजों का उत्पादन किया जाता है। मूलतः जहाँ कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है तथा जनसंख्या घनत्व कम होता है, जैसे देहरादून है, बरेली का काष्ठ उद्योग है, कोलार में सोने की खानें हैं, रांची में कोयला और गुवाहाटी में तेल का। ये उत्पादन के केंद्रों के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादन के केंद्रों के रूप में ये नगर होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था उत्पादन के केंद्रों के अंतर्गत जो द्वितीय उत्पादन के केंद्र हैं, इन केंद्रों पर कच्चे माल से जो द्वितीय वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वे नगर इस श्रेणी में आते हैं। जैसे कानपुर में चमड़ा उद्योग, मुरादाबाद में पीतल उद्योग, सूरत में कपड़े की मिलें, बेंगलोर में साड़ी उद्योग, जमशेदपुर में स्टील और लोहा उद्योग आदि। तो ये हार्वर्ड और नोएसिस के अनुसार उत्पादन के केंद्रों के रूप में इसको कि उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। प्राथमिक उत्पादन के केंद्र जहाँ पर कच्चा माल तैयार होता है और द्वितीय उत्पादन के केंद्र जहाँ से कच्चे माल से के माध्यम को रूपांतरित किया जाता है। ऐसे केंद्र ऐसे नगरों में उत्पादन केंद्र के रूप में नगरों में। दूसरा बताते हैं व्यापार और वाणिज्य के केंद्र, जहाँ पर बड़े पैमाने पर व्यापार होता है और जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है माल का आदान प्रदान होता है। इसके अंतर्गत साधारणतः तो उत्पादन केंद्रों पर ही व्यापार और वाणिज्य गतिविधियां संपन्न होती है। कि जो उत्पादन के केंद्र है, प्राथमिक उत्पादन के केंद्र और द्वितीय उत्पादन के केंद्र, अधिकांश तक ऐसा होता है कि वहीं पर जो है व्यापार और वाणिज्य का भी बोलबाला होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। लेकिन फिर भी कई नगरों में व्यापार और वाणिज्य गतिविधियां अधिक प्रभावशाली होती है। जैसे कि बताया कि अधिकांश तक ऐसा होता है कि उत्पादन के केंद्रों पर ही व्यापार और वाणिज्य का फैलाव होता है, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो है व्यापार और वाणिज्य का बोलबाला होता है, जबकि वहाँ पर इतना अधिक उत्पादन नहीं होता है। जैसे भारत में मुंबई है, क्योंकि भारत में मुंबई एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, जहाँ बंदरगाह होने के कारण विदेशों से व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा होती है। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर स्थानीय उत्पादन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बंदरगाह होने के कारण एक जलमार्ग से जो है वाहनों का आवागमन होने के कारण वहाँ पर व्यापारिक और वाणिज्य गतिविधियां ज़्यादा संपन्न होती हैं। इसलिए उसको हम लोग, क्योंकि उत्पादन वहाँ नहीं है, उत्पादन किसी दूसरे स्थान पर होता है, लेकिन वहाँ से जो उत्पादन का जो माल का जो आदान प्रदान होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट होने के कारण, बंदरगाह होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा संपन्न होता है। तो उसको हम लोग मुंबई को व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में, एक नगर के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, अगली बात हमने बताई थी कि राजधानी, चूंकि यहाँ पर कोई बहुत अधिक उत्पादन भी नहीं है, कोई बहुत अधिक व्यापार के केंद्र भी नहीं है, कोई वाणिज्य केंद्र भी नहीं है, लेकिन प्रांतों की राजधानियां होने के कारण इनका अपना एक महत्व होता है। तो ये जो राजधानी है विभिन्न प्रांतों की, वे भी नगरों की श्रेणी में आती है। ये केंद्र है जिनका महत्व उद्योगों, मंडियों या उत्पादन के कारण नहीं, बल्कि राज्य की राजधानी होने के कारण होता है। औद्योगिक क्रांति से पहले विदेश के सभी प्रदेशों में इस प्रकार के नगरों का अपना महत्व होता था, जैसे रोम, पेरिस, लंदन, मॉस्को, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जयपुर आदि। राजधानी होने के कारण धीरे धीरे इनके व्यापार, उत्पादन, वाणिज्य गतिविधियां भी होंगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर कोई विशेष पहचान नहीं, लेकिन विभिन्न राज्यों की राजधानी होने के कारण वहां पर बिल्कुल जो है व्यापार आदि होने लगता है। तो इसको राजधानियों के रूप में जो है नगर के विकास के जरिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए। इसमें हम ये देखेंगे कि विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों और मौसम के कारण कुछ नगरों को स्वास्थ्य और सौंदर्य की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। साधारणतः ये पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्र के किनारों पर स्थित होते हैं, जहां मौसम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में जैसे मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, शिमला है और राजस्थान में माउंट आबू है। और इसके अतिरिक्त जो गोवा है, जो कि मनोरंजन का केंद्र है, जहां पर लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, उस श्रेणी में उसको रखा गया है। तो स्वास्थ्य और मनोरंजन के कारण भी कुछ नगर विकसित हुए हैं, उसको इस श्रेणी में। अगला जो विशेषीकरण के आधार पर हार्वर्ड और जिसने जो नगरों का जो प्रकार बताया है, जो कि संस्कृति के केंद्र, जहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां विकसित हैं, उसमें ये कहते हैं
सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत वे नगर जो सांस्कृतिक महत्व रखते हैं और विशेषतः धार्मिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। ये नगर पवित्र नदियों के किनारे या पवित्र स्थानों पर होते हैं। भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो अयोध्या है, हरिद्वार है, अमृतसर है, पुरी है, प्रयाग है, रामेश्वर और मथुरा इसके सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सांस्कृतिक महत्व के केंद्र हैं जो कि शहरों के रूप में विकसित हुए हैं, इनकी संस्कृति के कारण इन नगरों या शहरों की पहचान है। अगला उन्होंने जो विशेषीकरण के आधार पर जो प्रकार बताया है नगरों का, वह विभिन्न प्रकार के केंद्र। इसमें वे सभी नगर जो उपरोक्त वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी में नहीं आते, यानी कि ये सब तो अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर दिए। विविध का मतलब जो जिन तक ऊपर वाले वर्गीकरण में जिनका कोई स्थान नहीं है, उसके अतिरिक्त जो अपनी पहचान रखते हैं तो विभिन्न प्रकार के केंद्रों के रूप में नगरों के रूप में उनको परिभाषित किया है। ये एकाधिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। जैसे वाराणसी हिंदुओं के लिए पवित्र नगर है, जहाँ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और साथ ही व्यापार का केंद्र है। बनारस या वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो कोई उत्पादन होता, ना कोई विशेष प्रकार की पहचान है, बल्कि एक धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्रता के आधार पर इसकी पहचान है। और एक BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय है, जो कि शिक्षा का एक बहुत उच्च और प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसके कारण बनारस की या वाराणसी की एक पहचान है। तो ये विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नगरों को अलग अलग प्रकारों में विभाजित करने की कोशिश की है। एक बार उन्हें बता दें, नगरीय समाजशास्त्र या नगरीय समाज के अध्ययन के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि नगर क्या है, नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई, नगरों का विकास कैसे हुआ और नगरों को अलग अलग वर्गों में किस प्रकार से वर्गीकृत किया। तो ये कुछ वर्गीकरण थे जो कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नगरों को या शहरों को या सिटीज को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। थैंक यू वेरी मच।